हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लक्की जी पॉइंट। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 2 के बारे में सिटीजनशिप नागरिकता के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं इस वीडियो में हमारे क्या क्या रहने वाला है। इस वीडियो में यह भारतीय संविधान के ऊपर बनाया गया वीडियो है, उसके भाग 2 नागरिकता के ऊपर। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे संविधानिक प्रावधान, उसके संविधान में क्या क्या वर्णन है, संविधान में नागरिकता हमें कैसे प्रदान की है, और उसके बाद संविधान के बाद मतलब संविधान के अलावा कैसे हम नागरिकता प्राप्त करते हैं, नागरिकता अधिनियम 1955 देखेंगे। फिर एनआरसी के बारे में देखेंगे, सीए के बारे में देखेंगे जो वर्तमान मुद्दे हैं, और एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई के बारे में देखेंगे। यहाँ पीआईओ है, पीआईओ क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में देखेंगे। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले हम देख लेते हैं नागरिकता। नागरिकता जरूरी क्यों है, हम नागरिकता क्यों लें, क्यों ना हम बिना नागरिकता के किसी भी देश में घूमे टहलें फिरे। तो नागरिकता जरूरी क्यों है ये देख लेते हैं। नागरिकता होता क्या है, नागरिकता जो है किसी व्यक्ति को जो है किसी राज्य या देश का पूर्ण सदस्य बना देता है। राज्य या देश का जो है पूर्ण सदस्य बना देता है। किसी व्यक्ति को अगर नागरिकता प्रदान कर दी गई तो उस देश का वह पूर्ण सदस्य हो जाता है, और सभी उसे नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। सभी जो नागरिक अधिकार होते हैं, नागरिक और राजनीतिक अधिकार जो होते हैं उसे प्राप्त हो जाते हैं अपने आप स्वतः ही। और इससे कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। नागरिकता के जो लाभ हैं, ये क्या लाभ होते हैं, कुछ इसे विशेषाधिकार प्रदान किए जाते हैं, कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। ये विशेषाधिकार कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। आर्टिकल 15, 16, 19 और 29, 30 ये विशेषाधिकार क्यों कहलाते हैं। विशेषाधिकार इसलिए कहलाते हैं क्योंकि यह जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं, विदेशियों को मतलब जो नागरिक नहीं है किसी देश के उनको प्राप्त नहीं होते हैं, विदेशियों को नहीं प्राप्त होते हैं। तो इसमें क्या क्या है, आर्टिकल 15 क्या कहता है, धर्म, मूलवन, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद से प्रतिषेध करता है, मतलब इसे विभेद नहीं होगा इस आधार पर। और ये कहता है सरकारी नौकरियों में कोई भी विभेद नहीं होगा, मतलब सबको समानता होगी। और ये क्या बात करता है, आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बात करता है, और ये दोनों अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक संरक्षण के अधिकार हैं। तो ये सब जो अधिकार हैं ये केवल नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं, भारतीय नागरिकों को, विदेशियों को ये प्राप्त नहीं होते। इसके अलावा अन्य कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं होते, कौन कौन से विशेष अधिकार हैं, जैसे मतदान करने का अधिकार। मतदान का अधिकार आर्टिकल 326, आर्टिकल 326 के तहत मतदान का अधिकार जो है वो भी केवल नागरिक ही कर सकता है, विदेशी जो भारत के नागरिक नहीं हो वो नहीं कर सकते। चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव सार्वजनिक पद कई हैं, चुनाव लड़ने का अधिकार, जैसे आर्टिकल 84 के तहत सांसद किसी को बनना है, सांसद बनना है तो उसके लिए क्या होगा, उसे भारतीय नागरिक होना जरूरी है। और आगे हो गया आर्टिकल 191 हो गया, इससे विधायक किसी को बनना है, विधायक बनना है तो उसे भारतीय नागरिक होना जरूरी है। अन्य देख लेते हैं, अन्य क्या है ऐसा विशेषाधिकार। अन्य सार्वजनिक पद जैसे हैं राष्ट्रपति आर्टिकल 58, उपराष्ट्रपति आर्टिकल 66, और क्या है ये आर्टिकल 124, क्या वो कहता है, आर्टिकल 124 उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद पर रहने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। इसके अलावा देख लेते हैं 217, आर्टिकल 217 क्या बात करता है, यह भी बात करता है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो है भारत का नागरिक होना जरूरी है। आर्टिकल 76 महान्यायवादी की बात करता है, उसके लिए भी भारत की नागरिकता जरूरी है। और आर्टिकल 157 राज्यपाल की बात करता है, आर्टिकल 165 जो है महाधिवक्ता की बात करता है। तो ये जो सारे सार्वजनिक पद हैं इसके लिए भारतीय नागरिकता जो है जरूरी है, नागरिकता क्या है, जरूरी है इन सब के लिए। और क्या है, इसके अलावा कुछ कर्तव्यों का पालन करने की भी अपेक्षा होती है इनसे।
क्या है, कुछ कर्तव्य होते हैं जो नागरिकों को पालन करने होते हैं, कर्तव्य का पालन करना होता है। इन कर्तव्यों का पालन करना होता है, जैसे आपको 51 का जो है, आर्टिकल 51 का जो भाग 4 का भी है, जो मूल कर्तव्य है, इनका पालन किससे, नागरिकों से ही किया जाता है। मतलब नागरिकों के द्वारा अपेक्षा की जाती है कि नागरिक इन सब का पालन करेंगे। संविधान का पालन करना, संविधान का मतलब रक्षा करना, और जो अन्य अपने मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी रक्षा करना, तो ये सब कर्तव्यों का पालन नागरिकों से इसकी अपेक्षा की जाती है। आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। अब हम देखते हैं संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान, संविधान में केवल संविधान के प्रारंभ होने पर, मतलब 26 जनवरी 1950 में ही नागरिकता, इस समय कौन कौन भारतीय नागरिक होगा इसी की बात की गई है। कौन कौन भारतीय नागरिक होगा इसी की बात की गई है। आर्टिकल 5 to 8 में बात की गई है। इसके अलावा जो है आर्टिकल 9 to 11 है, इसमें समाप्ति है, और 10 में जो है नागरिकता का बने रहना है। 11 में जो है वो संसद को अधिकार देता है कि वह नागरिकता को विनियमित कर सकता है। आगे सारे आर्टिकल हम देखते हैं। पहले हम शुरू करते हैं आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या कहता है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात करता है। ये कहता है संविधान के प्रारंभ पर कौन कौन भारतीय नागरिक होगा, कौन कौन भारतीय नागरिक नहीं होगा। यह बात करता है, इसका सब क्लॉज का बात करता है कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, मतलब स्वतंत्र भारत में जो जन्मा है वो व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होगा संविधान के प्रारंभ होने के समय। क्या बात करता है, जिसके माता पिता दोनों या दोनों में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। मतलब यहाँ पर पुत्र कहीं बाहर भी जन्मा हो तो उससे कोई मतलब नहीं, उसके माता पिता अगर भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे हैं। भारत के राज्य क्षेत्र का मतलब यहाँ केवल स्वतंत्र भारत है, यहाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश को मत इंक्लूड करिए। इसके बाद बात करता है, ऐसा कोई व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले 5 वर्ष तक भारत का सामान्य निवासी हो, भारत का सामान्य निवासी, इसमें जन्म की बात नहीं करता है, इसमें निवास की बात करता है। 5 वर्ष तक भारत का अगर सामान्य रूप से निवासी है संविधान के प्रारंभ होने से पहले, तो अभी भारत का नागरिक होगा। मतलब कोई ब्रिटिश नागरिक भी है, ब्रिटिश नागरिक जो है वो भी भारत का नागरिक होगा अगर संविधान के प्रारंभ होने से पहले 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा है। तो ये सब मतलब एक दो तो हो गया, जन्म से नागरिकता प्रदान कर रहा है, एक तो प्राकृतिकरण से मतलब नेचुरलाइजेशन से नागरिकता प्रदान कर रहा है। आगे देखते हैं आर्टिकल 6 क्या बात करता है। आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, जो मतलब पाकिस्तान से भारत आए हुए हैं उनके नागरिकता संबंधी अधिकार की बात करता है। ये कहता है 5 में कोई भी बात हो इससे ध्यान नहीं देंगे, मतलब 5 की जो बातें, आर्टिकल 5 की बातें वो यहाँ ध्यान नहीं देंगे। यहाँ केवल यह ध्यान देंगे, कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत को 19 जुलाई 1948 के पहले भारत में प्रव्रजन किया है, मतलब भारत में आया पाकिस्तान से, वह जो है भारत का नागरिक होगा, भारत का नागरिक होगा। एक शर्त है, शर्त क्या है, 1935 का जो अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम, उसमें जिस भारत का वर्णन है, मतलब जो भारत का क्षेत्र था उसमें उस क्षेत्र में जन्म होना चाहिए। मतलब क्या है, वो स्वतंत्र भारत या बांग्लादेश या पाकिस्तान में जन्म होना चाहिए। उस समय बांग्लादेश नहीं था, इसका मतलब केवल भारत और पाकिस्तान में ही जन्म होना चाहिए वह व्यक्ति, तो अब भारत का नागरिक होगा अगर 19 जुलाई 1948 के पहले आता है। इसके लिए कुछ भी कोई प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं है, बस वो भारत में आ गया, भारत का नागरिक होगा। लेकिन भारत में रहने के लिए है, ऐसा नहीं टहलने के लिए है। और दूसरा इसका क था, और क्या बात करता है, 19 जुलाई 1948 के बाद जो आएगा, 19 जुलाई 1948 के बाद जो आएगा भारत में, उसकी बात करता है। यह बात करता है जो इसके बाद आएगा वह नागरिकता प्राप्त कर सकता है। क्या प्राप्त करेगा, जो भारत की उस समय की सरकार, जो डोमिनियन की सरकार थी, उस समय डोमिनियन राज्य था,
तो उसकी जो सरकार थी उसके द्वारा जो भी अधिकारी इस काम के लिए पंजीकरण के द्वारा प्राप्त करेगा, पंजीकरण के द्वारा प्राप्त करेगा। तो इस पंजीकरण के लिए जिस भी अधिकारी को नियुक्त किया गया था, इस अधिकारी के पास वो पंजीकरण कराएगा, और पंजीकरण कराने के बाद वह अधिकारी अगर इसके पंजीकरण को स्वीकार कर लिया, वो भी 26 जनवरी 1950 के पहले अगर वह स्वीकार कर लिया है इसके पंजीकरण को, तो वह भारत का नागरिक होगा। इसके लिए एक शर्त है, शर्त क्या है, 6 माह तक वो समान रूप से निवासी होना चाहिए। मतलब पंजीकरण से पूर्व 6 माह तक समान रूप से निवासी होना चाहिए, भारत में रह चुका हो। मतलब पंजीकरण जिस दिन कराने आया है उससे पहले 6 माह तक भारत में रह चुका हो, एक ही शर्त है। इसके बाद हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल हमारा 7। आर्टिकल 7 क्या बात करता है, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। मतलब जो भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करेंगे उनकी नागरिकता की बात करता है। वो नागरिक होंगे नहीं होंगे इसकी बात करता है। तो हम देखते हैं 1 मार्च 1947 1 मार्च 1947 के बाद जो भी भारत से जो है पाकिस्तान को प्रव्रजन किया वो भारत का नागरिक नहीं होगा, भारत का नागरिक नहीं होगा। फिर कहता है यह जो आर्टिकल 7 की यह बात है, यह उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो इस प्रकार प्रव्रजन के बाद वापस भारत आ गए हों, लेकिन भारत आने के लिए वो ऐसे किसी अनुज्ञा पत्र मतलब ऐसा कोई भी लेटर जो भारत सरकार द्वारा दिया जाए उन्हें, और उस पर ये मतलब ये घोषणा करें कि हाँ भारत में अस्थायी रूप से रहेंगे, भारत में रहने के लिए आ रहे हैं। तो इन व्यक्तियों को इस आर्टिकल के थ्रू नहीं कंपेरिजन किया जाएगा, इनको आर्टिकल 6 के क्लॉज खा से कंपेरिजन किया जाएगा, खा के सब क्लॉज 2 से। मतलब इनको माना जाएगा कि 19 जुलाई 1948 के बाद ये भारत में आए हैं, इनको उसी तरह से पंजीकरण कराना पड़ेगा और पंजीकरण के 6 माह पूर्व तक भारत में रहना पड़ेगा। मतलब पंजीकरण जिस दिन करा रहे हैं उससे 6 माह पूर्व भारत में रह चुके हों। तो ये सब इसके लिए है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 में क्या क्या है इसे देख लेते हैं। आर्टिकल 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भोगी कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार बात करता है। मतलब जो भारत से बाहर रह रहे हैं, अभी तक ये भारत की बात हो रहा था, भारत के अंदर बात हो रहा था। अब भारत से जो बाहर रह रहा है, जो भारतीय उद्भव का व्यक्ति मतलब भारतीय मूल का व्यक्ति है, भारतीय मूल का जो व्यक्ति है उसकी नागरिकता की बात किया जा रहा है। वो कैसे भारत का नागरिक होगा, ये कह रहा है कि मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 का जो है, 1935 का जो अधिनियम है उसके तहत जो अधिनियमित भारत है, मतलब उसके तहत जो भी भारत है, जो भारत क्षेत्र अधिसूचित है, इस अधिनियम के तहत मतलब भारत और पाकिस्तान, उस समय बांग्लादेश भी पाकिस्तान ही था, भारत और पाकिस्तान। तो इस दोनों में से कहीं भी भारत शासन अधिनियम में अधिनियमित जो भारत था उसमें अगर कहीं भी वह व्यक्ति जन्म लिया है या उसके माता पिता, उसके दादा दादी, नाना नानी, उसके मतलब जो भी हैं परदादा परदादी, अगर इस भारत या पाकिस्तान में जन्म लिए हैं तो भारत के नागरिक होंगे। बस इन्हें एक शर्त पूरी करनी है कि वहाँ के राजनयिक जिस भी देश में रह रहे हैं वहाँ के राजनयिक जो भारतीय राजनयिक हैं उनके पास इनको भारतीय नागरिकता के लिए भारतीय नागरिकता के लिए अपील करना होगा उनसे, मतलब भारतीय नागरिकता के लिए अपील करना होगा। और यह संविधान के प्रारंभ होने से पहले मतलब 26 जनवरी 1950 के पहले यह नागरिकता स्वीकार कर ली गई हो। मतलब इनका जो ये उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, जो भी उसमें उस समय जो भी मतलब नियम था, जिस भी नियम से इनको करना था, जैसे मान लो कोई फार्म भर के आज की तरीके से, तो जैसे भी करना था इनको कोई डिमांड ड्राफ्ट वगैरह कुछ भी लगा के उसके साथ जैसे भी अपील करना था, अगर ये अपील किए वहाँ के राजनयिक या काउंसिलिंग प्रतिनिधि से,
जो भी मतलब राजनयिक के साथ, राजनयिक अगर कोई प्रतिनिधि अपना नियुक्त करता है तो उसके पास अगर ये लोग अपील किए हैं नागरिकता के लिए और वह स्वीकार कर लिया है तो वह भारत संविधान के प्रारंभ होने पर भारत का नागरिक माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं आर्टिकल 9 के बारे में। आर्टिकल 9 क्या बात करता है? आर्टिकल 9 कहता है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। यह बात करता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो विदेश की नागरिकता को स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है, एक चीज़ ध्यान देना, स्वेच्छा से अगर विदेशी नागरिकता अर्जित कर लेते हैं तो उनका जो भारतीय नागरिकता वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, मतलब वह भारतीय नागरिक नहीं रह जाएगा। इसका एक ही मतलब है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, भारत में कोई ड्यूअल नागरिकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 क्या कहता है? नागरिकता का बना रहना, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, मतलब जो भी 26 जनवरी 1950 के समय भारत का नागरिक अगर मान लिया गया या समझा गया, मान लिया गया या समझा जाता है वह भारत का नागरिक बना रहेगा किसी ऐसी विधि के अंतर्गत, विधि के अधीन जो भारतीय संसद द्वारा निर्मित हो, मतलब ऐसी कोई विधि जो भारतीय संसद द्वारा निर्मित हो उसके अधीन यह नागरिक बना रहेगा। इसको कोई भी मतलब अलग से नागरिकता प्राप्त करने की कोई ज़रूरत नहीं, यह नागरिक बना रहेगा। इसके नागरिकता के जो अधिकार हैं वो सब बने रहेंगे, लेकिन यह उन नीति योग्यताओं के अधीन होगा। जैसे मान लो संसद कोई नीति योग्यता अगर निर्धारित करती है और वो डिस्क्वालिफिकेशन आपके अंदर है तो आप नागरिक नहीं होगे, अदरवाइज मतलब उसके अलावा आप हमेशा भारत के नागरिक बने रहोगे, उसके लिए कोई और नियम की आवश्यकता नहीं है, मतलब कोई भी अपील करने की, नागरिकता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, आप नागरिक बने रहोगे। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 11 की बात करते हैं। आर्टिकल 11 क्या कहता है? संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन, मतलब इस संविधान के प्रारंभ की बात करता है। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात करता है आर्टिकल 5 से 8 तक। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता कैसे क्या होगी यह बात करता है। अब ये कहता है आगे अगर नागरिकता किसी को प्राप्त करनी हो, अब संविधान के बाद 1950 के बाद प्रारंभ पर नागरिकता की बात करता है। 1950 के बाद किसी को नागरिकता लेना हुआ, नागरिकता अगर लेना हुआ तो वो कैसे नागरिकता लेगा? तो कहता है कि संसद विधि बनाएगी, कोई ऐसी विधि जिसके द्वारा नागरिकता जो है विनियमित होगी, मतलब कोई भी नागरिकता संसद ऐसी विधि बनाएगी जिसके द्वारा वो नागरिकता प्रदान कर सकती है, नागरिकता जो है प्रदान कर सकती है, छीन सकती है, प्रदान कर सकती है, छीन सकती है। तो ये सब मतलब इसी के थ्रू, इसी का अधिकार पाकर संसद ने बनाता है, संसद जो है बनाती है सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 बनाती है, जिसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं संविधान के प्रावधानों के अलावा जो भी प्रावधान है नागरिकता के लिए उसे हम देखते हैं। वह प्रावधान क्या है? नागरिकता अधिनियम 1955 जो कई बार संशोधन हो चुका है, 1957 में, 86, 85, 87, 86 और 85, 86 में, उसके बाद 92 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में और 2015 में, उसके बाद 2019 में संशोधन हो चुका है। तो ये सब संशोधन हो चुके हैं। अब संशोधन के बाद हम सीधा देखते हैं नागरिकता प्राप्त कैसे कर सकते हैं या नागरिकता छीनी कैसे जाएगी। उससे पहले थोड़ा सा हम नागरिकता अधिनियम और जो संविधान में नागरिकता प्रदान की गई है उसमें क्या अंतर है ज़रा सी हम बात कर लेते हैं। जो संविधान की नागरिकता है, संविधान में जो नागरिकता प्रदान की गई है वह केवल संविधान के प्रारंभ के समय, मतलब 26 जनवरी 1950 के समय नागरिकता की बात किया गया है कि उस समय कौन भारतीय नागरिक होगा, कौन नहीं होगा। और ये उसके बाद जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है या जो है, इसमें उसके बाद नागरिकता की प्राप्ति या समाप्ति केवल इसी के द्वारा प्राप्ति नागरिकता नहीं है, इसके द्वारा भी प्राप्त नागरिकता समाप्त हो सकती है। और अन्य प्रावधान या
करता है। तो इसमें हम 1950 के बाद की नागरिकता के प्रावधान की बात करेंगे, मतलब 1950 के बाद नागरिकता हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले नागरिकता की प्राप्ति देख लेते हैं। नागरिकता अगर प्राप्त करना होगा तो हम कैसे नागरिकता प्राप्त करेंगे। अब पहले हम देखेंगे जन्म से नागरिकता। कई तरह से नागरिकता ये प्रदान करता है। जन्म से नागरिकता, वंश परंपरा से नागरिकता और पंजीकरण से नागरिकता, प्राक्टीकरण से नागरिकता। मतलब प्राक्टीकरण का मतलब जैसे आप यहाँ रह रहे हो, धीरे धीरे यहाँ ढल गए, यहाँ की परंपराओं में, मतलब यहाँ आप नेचुरलाइज्ड हो गए। और उसके बाद क्षेत्र अधिग्रहण से, मतलब क्षेत्र समाविष्ट से नागरिकता हम देखेंगे। तो यहाँ पहले देखते हैं जन्म से नागरिकता, बाय बर्थ। जन्म से नागरिकता बात करता है, इसमें दो तीन संशोधन है। संशोधन के तहत हम देख लेते हैं। एक तो 1 जुलाई 1987 के पहले, 1987 के पहले यह नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा संशोधित है, 1986 के द्वारा संशोधित। तो इसके पहले एक देख लेते हैं। इसके बाद जो संशोधन हुआ जुलाई 1987 के बाद, ये बाद का, ये पहले का, और उसके बाद एक देख लेते हैं कि 3 दिसंबर 2004 या 2004 जो है 2003 का जो नागरिकता संशोधन अधिनियम था, इसके तहत है। तो ये तीनों प्रकार के जो जन्म से नागरिकता मिलते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। 1 जुलाई 1987 से पहले, इसका मतलब 1950 से लेकर 1987 तक की बात कर रहा है। 1950 से 87 तक कैसे नागरिकता प्राप्त होगा। इसमें केवल कहता है कि संविधान के लागू होने से वह भारत का नागरिक हो। मतलब जब संविधान लागू हो रहा है तो वह भारत का नागरिक हो, या उसके माता पिता की नागरिकता की बात नहीं करता। वह भारत का नागरिक हो संविधान के लागू होने के समय, तो वह उससे ज़्यादा जन्मा जो भी व्यक्ति होगा वो भारत का नागरिक माना जाएगा। और दूसरा बात करता है 1 जुलाई 1987 के बाद, 1987 के बाद बात करता है कि दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। इसमें जो बात करता है, दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। 1 जुलाई 1987 के बाद दोनों में से कोई भी एक अगर भारत का नागरिक है तो भारत का नागरिक होगा। और उसके बाद क्या बात करता है, अब जो 2003 में संशोधन हुआ, जो 3 दिसंबर 2004 को लागू हुआ, क्या बात करता है, दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, लेकिन या दोनों भारत का नागरिक हो या कोई एक, लेकिन कोई, मतलब दोनों में से कोई एक अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। मान लो एक भारत का नागरिक हो, दूसरा अगर अवैध प्रवासी है तो भारत का नागरिक नहीं होगा। यही संशोधन था 2003 का संशोधन जो था, जो 3 दिसंबर 2004 को लागू हुआ। तो 3 दिसंबर 2004 के बाद नियम क्या है, जन्म से नागरिकता कैसे मिलेगी। माता पिता दोनों या तो भारत के नागरिक हो, या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो, लेकिन दूसरा जो है अवैध प्रवासी ना हो, तो वह भारत का नागरिक होगा। और इसके अपवाद जो हैं, भारत में जो पदस्थ विदेशी राजनयिक हैं, जो शत्रु देश के बच्चे हैं, वो सब अगर भारत में पैदा भी होते हैं तो भी वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। शत्रु देश के बच्चे का मतलब ऐसे कोई नागरिक जो शत्रु देश से मिला हो, शत्रु देश को सूचनाएं देता हो, वो भी शत्रु देश का माना जाएगा। तो इसलिए उसके बच्चे भी जो हैं जन्म से नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। आगे देखते हैं वंश आधार पर नागरिकता कैसे मिलता है। वंश आधार पर नागरिकता, इसमें देखते हैं 26 जनवरी 1950 के बाद, 1950 के बाद जन्मा व्यक्ति। और फिर देख लेते हैं 10 दिसंबर 1992, जो 1992 का संशोधन था, और 10 दिसंबर 1992 को लागू हुआ, तो उसके बाद जन्मा। मतलब इसके बाद जो संशोधन हुआ उसे देख लेते हैं। उसके बाद 3 दिसंबर 2004 के बाद देख लेते हैं क्या बदलाव हुआ। तो 26 जनवरी 1950 के पहले देख लेते हैं पहले, या 10 दिसंबर 1992 से पहले और 26 जनवरी 1950 के बाद जन्मा वह व्यक्ति
जिसके माता पिता कोई भी भारतीय अगर नागरिक हैं, सॉरी माता पिता नहीं, केवल पिता, पिता अगर भारतीय नागरिक है, पिता भारतीय नागरिक है, तो वह बच्चा भी भारतीय नागरिक होगा, भारत की नागरिकता उसे प्रदान की जाएगी। यही संशोधन था 1992 के संशोधन में। यहाँ माता पिता के अलावा दोनों हो गए, सॉरी पिता के साथ साथ माता भी आ गई, माता और पिता दोनों। अब दोनों में से कोई एक अगर भारतीय नागरिक है तो वह क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। और 3 दिसंबर 2004 को क्या संशोधन हुआ था, इसमें दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो, लेकिन दूसरा जो है, दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, अवैध प्रवासी ना हो। यह बात करता है कि दूसरा अवैध प्रवासी ना हो तो भारत का नागरिक समझा जाएगा। इसमें भी वही है कि मतलब जो विदेशी राजनयिक होंगे या शत्रु देश के बच्चे होंगे, उनको जो है नागरिकता नहीं मिल सकती, वो इसके अपवाद हैं। इसमें यह जो है, 1 मिनट आगे देख लेते हैं। यह जो था ये आर्टिकल 3 के थ्रू था। आर्टिकल 3 जो नागरिकता अधिनियम था उसका आर्टिकल 3 कहता है जन्म से नागरिकता की बात करता है, और आर्टिकल जो 4 है वो बात करता है वंश परंपरा से नागरिकता। इसमें इन दोनों से जो भी नागरिकता प्रदान की जाती है, उसके बाद इन दोनों से नहीं, लगभग सभी जो भी नागरिकता प्रदान की जाती है उसके बाद एक शपथ पत्र होता है जिस पे शपथ लेना होता है इनको, मतलब देश संविधान के प्रति रक्षा और संविधान की आदर सम्मान करने का इनको, और नागरिक कर्तव्य का पालन कर इन्हें शपथ लेना पड़ता है। आगे देखते हैं पंजीकरण से नागरिकता कैसे प्राप्त होता है। तो पंजीकरण से जो नागरिकता प्रदान होता है इसे हम देख लेते हैं। मतलब जो संघीय सरकार है, जो केंद्रीय सरकार है, किसी को भी नागरिकता प्रदान कर सकती है, बस एक अपवाद है, अवैध प्रवासी ना हो, अवैध प्रवासी ना हो। इसके लिए कुछ योग्यताएं हैं, शर्तें हैं, उन शर्तों को पूरा करना जरूरी है, तो उसके बाद केंद्र सरकार जो है नागरिकता प्रदान कर सकती है। यहाँ ध्यान देना, राज्य सरकार कोई भी नागरिकता किसी को नहीं प्रदान कर सकती। इसके लिए पहला तो वह भारतीय मूल का व्यक्ति हो, भारत में समान रूप से निवास कर रहा हो 7 वर्ष पहले से, 7 वर्ष पहले से, और मतलब पंजीकरण के 7 वर्ष पहले से वह भारत में निवास कर रहा हो, भारतीय मूल का ऐसा कोई व्यक्ति, उसे भारत का निवासी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है पंजीकरण के द्वारा। और ऐसा कोई भारतीय व्यक्ति जो अविभाजित भारत में जन्मा हो, अविभाजित भारत से बाहर कहीं रह रहा हो, अविभाजित भारत से कहीं बाहर रह रहा हो, अगर मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश को छोड़ के कहीं भी बाहर रह रहा हो, वो भी पंजीकरण कराकर भारत की नागरिकता ले सकता है। और इसके अलावा भारतीयों से विवाहित कोई व्यक्ति, कोई भी विदेशी नागरिक हो जो भारतीय से विवाहित है, नागरिक हो भारतीयों से विवाहित हो, वो भी पंजीकरण के 7 वर्ष पूर्व अगर भारत में रह चुका है तो अभी भारतीय नागरिकता के लिए पंजीकरण करा सकता है। आगे देखते हैं भारतीयों के नाबालिग बच्चे, जो भारतीयों के नाबालिग बच्चे भारतीयों के नाबालिग बच्चे का मतलब जो NRI वगैरह होते हैं, जो विदेश में रहते हैं, उनके नाबालिग बच्चे की बात करता है, तो उनको भी पंजीकरण से नागरिकता प्रदान की जाती है। यहाँ भारत में रहने वाले भारतीयों की बात नहीं करता है। और इसके अलावा ऐसे वयस्क व्यक्ति, मतलब ऐसे जो व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं, जिनके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं, वो आवेदन से पूर्व, अगर आवेदन से पहले अगर 12 महीने तक भारत में समान रूप से निवास कर रहे हैं, मान लो किसी को 18 वर्ष अभी पूरा हुआ और वह आवेदन से पूर्व जब पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा, उससे पूर्व 12 माह से समान रूप से भारत का निवासी है, तो पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। अगर उनके माता पिता में से कोई पंजीकरण मतलब भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत है तो वह आवेदन कर सकता है। या कोई ऐसा वयस्क व्यक्ति जो OCI कार्ड होल्डर में पंजीकृत हो, 18 साल से ऊपर का उम्र का कोई भी व्यक्ति अगर OCI कार्ड होल्डर, जो OCI कार्ड होल्डर प्रदान किया जाता है, कार्ड प्रदान किया जाता है, उसका अगर OCI कार्ड होल्डर है तो वह भी भारत की नागरिकता के लिए पंजीकरण करा सकता है। लेकिन उसे क्या शर्त पूरी करनी होगा, 5 वर्ष पहले, पंजीकरण करने से पहले 5 वर्ष पहले से भारत में समान रूप से निवासी हो और
पंजीकरण से जस्ट 12 माह पहले समान रूप से निवासी हो। पहले समान मतलब 5 वर्ष का निवासी हो और 12 माह पहले से वो समान रूप से निवासी हो। ऐसा नहीं कि 12 माह के बीच में 3 महीने तो विदेशों में बिता रहा है, 3-4 महीने, तो ऐसा नहीं हो। 12 माह से समान रूप से भारत का निवासी हो तो वह पंजीकरण करा सकता है। अब आगे देखते हैं भारतीय मूल का व्यक्ति। भारतीय मूल के व्यक्ति की बात आई है तो थोड़ा भारतीय मूल के व्यक्ति के बारे में देख लेते हैं। भारतीय मूल का व्यक्ति कौन कौन होगा? ऐसा कोई व्यक्ति, भारतीय मूल का व्यक्ति ऐसा कोई व्यक्ति जो 15 अगस्त 1947 जब भारत आज़ाद हुआ, 1947 के समय भारत का यह नागरिक हो, भारत मतलब भारत में रह रहा हो या भारत का नाम 1950 में जब संविधान लागू हुआ उस समय भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो या भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की योग्यता रखता हो, तो वह व्यक्ति जो होगा भारतीय मूल का व्यक्ति होगा। उसके बच्चे जो होंगे वो भी भारतीय मूल के बच्चे या पुत्र पुत्री या मतलब पौत्र पौत्री या प्रपौत्र प्रपौत्री, तो ये सब जो होंगे ये सारे भारतीय मूल के व्यक्ति कहे जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं देशीकरण से, जिसे हम प्राकृतिक रूप से नागरिकता नेचुरलाइजेशन कहते हैं, उसे देशीकरण भी कहते हैं। देशीकरण से कैसे नागरिकता प्राप्त किया जाता है? यहाँ भी संघीय सरकार आवेदन करने पर किसी को भी नागरिकता प्रदान कर सकती है। कुछ उसे शर्तें फॉलो करना होगा। इसमें अपवाद क्या है? अवैध प्रवासी अगर नहीं है तो उसे प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रदान की जा सकती है। इसकी जो योग्यताएं हैं वह ऐसे देश से संबंधित ना हो, किसी ऐसे देश से संबंधित ना हो जहाँ भारतीयों को प्राकृतिक रूप से नागरिकता नहीं प्रदान किया जा सकता। मतलब टिट फॉर टैट वाला काम है। यहाँ अगर वो देश हमारे देश के नागरिकों को प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रदान कर सकता है तो हम भी उसके देश के नागरिकों को प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। तो पहला जो शर्त है या योग्यताएं हैं यह होना चाहिए, मतलब उस देश में भी भारतीयों को प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त हो सकती है। और आवेदन स्वीकार होने पर वर्तमान नागरिकता जो है त्याग दे, मतलब वह जिस देश का नागरिक हो उस समय वो नागरिकता जो है अपनी वर्तमान नागरिकता का त्याग कर दे। अगर आवेदन स्वीकार उसका हो गया तो उसी समय नागरिकता त्याग कर दे, नहीं तो यह आवेदन स्वीकार होने के बाद भी स्वतः रद्द हो जाएगा आवेदन। और इसके पहले क्या कहता है? आवेदन देने के 12 माह पूर्व वह भारत में समान रूप से निवासी हो। 12 माह पूर्व तो समान रूप से निवासी हो, कहीं बाहर कुछ दिन के लिए घूमने जा सकता है, ऐसा नहीं कि रहने के लिए नहीं जा सकता। अब 2-3 महीने के लिए रहने के लिए चला गया विदेश, या समान रूप से निवासी होना चाहिए। इसमें आगे शर्त कहता है जो 12 माह से पूर्व समान रूप से निवासी है, इसमें 14 वर्ष, इसके अलावा 14 वर्ष तक भारत का निवासी होना चाहिए, जो टोटल 12 वर्ष से कम ना हो। मतलब वैसे 11 वर्ष से कम ना हो, ये टोटल मिला के 11 और 12 माह तो टोटल 12 वर्ष से कम ना हो। 12 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। 12 वर्ष भारत में निवास होना चाहिए उसका, मतलब विदेश में जो रह रहा है उसका हटा के उसका 12 वर्ष केवल भारत में रहना चाहिए। उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, ये भी एक शर्त है। आगे और शर्त है जो अनुसूची 8 है, भारतीय संविधान की 8वीं जो अनुसूची है उसमें जो अनुसूचित भाषाएं हैं 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाओं में से किसी एक का या सभी का ज्ञाता होना चाहिए, तो ही वो प्राकृतिक रूप से आवेदन करने के लिए, प्राकृतिक रूप से नागरिकता के आवेदन करने के लिए पात्र होगा। और नागरिकता प्राप्त होने की दशा में वो जो भी सेवा में भारत की जिस भी सेवा में रत है उसमें लगा रहेगा, या भारत की किसी भी सेवा में लगे रहने की सेवा पाने के लिए इच्छुक है, या किसी भी जो ट्रस्ट या जो भी कहीं भी लगा हुआ है, ऐसा कोई सोसाइटी, ट्रस्ट या कोई संस्थान या कोई जो है इंस्टीट्यूशंस हो गया, उसमें अगर काम कर रहा है उस काम में लगा रहना चाहिए, उस काम में रत रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि नागरिकता प्राप्त करते ये सब छोड़ के बैठ जाए, छोड़ दे, इस सब में इसका भारत देश के विकास में उसका कोई हाथ ही ना हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी एक योग्यता है। और भारतीय नागरिकता
प्राप्त होने की दशा में, मतलब ये जो कार्य है उसका कार्य जारी रखने के इच्छुक होना चाहिए। इसके अलावा कुछ अपवाद है, मतलब जिसके लिए भारत सरकार जो है इन सब बातों को, इन सब योग्यताओं को नकार सकता है। ये जो भी योग्यताएं इन्हें नकार सकता है, ये विशेष सेवा में होना चाहिए। विशेष सेवा किस, कौन कौन सी विशेष सेवा? विज्ञान हो गया, विज्ञान, कला, दर्शन, विश्व शांति, मानव उन्नति, इस सब में वो जो है, मतलब अगर ऐसे किसी विशेष सेवा में लगा व्यक्ति है तो इसके लिए इन योग्यताओं को नज़रअंदाज कर भी संघ सरकार, जो संघीय सरकार है, केंद्रीय सरकार, वो पंजीकृत कर सकती है। और पंजीकरण तथा प्राकृतिक रूप से जो नागरिकता पाने के इच्छुक व्यक्ति हैं, उनके आवेदन स्वीकार होने पर वह भारतीय संविधान के विधियों को पालन करने की निष्ठा की शपथ लेते हैं। भारतीय संविधान की जो विधि है, भारतीय संविधान जो है और अन्य विधि हैं, उनका पालन करने की उनकी निष्ठा का शपथ लेता है। नागरिक के जो कर्तव्य है इनकी शपथ लेता है। तो ये सब में होता है। और उसके बाद क्षेत्र संविष्ट द्वारा हम देख लेते हैं। क्षेत्र संविष्ट द्वारा अगर किसी कोई भी क्षेत्र, जो विदेशी क्षेत्र है, बाद में अर्जित किया जाता है तो उसे कैसे नागरिकता प्रदान किया जाता है उसका देख लेते हैं। कोई भी क्षेत्र अगर भारत में शामिल किया जाता है तो वहाँ के जो निवासी, सामान्य निवासी हैं, उन्हें संघीय सरकार जो है नागरिकता प्रदान कर सकती है। या नागरिकता, मतलब एक आदेश जारी करके नागरिकता अधिनियम जो है, नागरिकता अधिनियम 1955 का जो नागरिकता अधिनियम है, इसके तहत आदेश जारी करके उन्हें भारतीय संविधान के अंतर्गत या भारतीय नागरिक स्वीकार कर सकती है। या जैसे एग्जाम्पल, जैसे आपका 1962 में गोवा दमन दीव नागरिकता अधिनियम, जो नागरिकता आदेश 1962 है, गोवा दमन दीव आदेश 1962, या नागरिकता पांडिचेरी आदेश 1962 जो है, ये सब के तहत जब गोवा, दमन दीव, पांडिचेरी को भारत में शामिल किया गया तो इनको नागरिकता प्रदान किया गया, भारतीय नागरिकता प्रदान किया गया। ये एग्जाम्पल है। अब हम आगे देख लेते हैं। नागरिकता की प्राप्ति देख चुके हैं, अब हम देख लेते हैं नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता की समाप्ति के भी तीन आधार हैं। कौन कौन से आधार हैं? एक स्वैच्छिक त्याग है, दूसरा जो है बर्खास्तगी है, और तीसरा क्या है? वंचित किया जाना। स्वैच्छिक त्याग जो है स्वेच्छा से होता है, बर्खास्तगी जो है ये स्वतः ही हो जाता है, और वंचित जो है ये वंचित किया जाता है। अब देख लेते हैं, मतलब ये अनिवार्य होता है, एक करना पड़ेगा, अनिवार्य होता है, अनिवार्य। देख लेते हैं स्वैच्छिक त्याग क्या होता है। कोई भी व्यक्ति जो नागरिक है, मतलब भारतीय नागरिक है, वे स्वेच्छा से अपनी जो नागरिकता है वो त्याग कर सकते हैं, स्वेच्छा से ही अपनी नागरिकता त्याग कर सकते हैं। और अगर उसने नागरिकता त्याग कर दिया तो उसके जो नाबालिग बच्चे वो भी नागरिक नहीं रह जाएंगे। हालांकि 18 वर्ष पूरे होने के बाद वो भारतीय नागरिकता के लिए 6 माह के अंदर जो है भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें 18 वर्ष पूरे होने के 6 माह के अंदर भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, उन्हें फिर से नागरिकता मिल जाएगी। ऐसा जो भी उनके द्वारा मतलब दिया जाता है, आवेदन किया जाता है कि मैं स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग कर रहा हूँ, इसको साइड में रख सकते हैं केंद्र सरकार। अगर उस समय युद्ध चल रहा हो, देश युद्ध में अगर रहता है उस समय, तो इसे एक साइड में रख सकती है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बर्खास्तगी द्वारा। बर्खास्त किया जाएगा, कब किया जाएगा? अगर कोई भी व्यक्ति भारत का जो नागरिक है वो अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करते ही स्वतः ही उसकी जो भारतीय नागरिकता है वो बर्खास्त हो जाएगी, या उस समय लागू नहीं होगा जब भारत युद्ध में रत हो। जब भारत युद्ध कर रहा हो उस समय यह लागू नहीं होता, या टर्मिनेशन। और आगे देखते हैं, ये आर्टिकल 9 में यह टर्मिनेशन है।
और इसके ऊपर वाला जो है, जो ये है शैक्षिक त्याग, ये जो है आर्टिकल 8 में है। आगे देखते हैं आर्टिकल 9 में क्या बात करता है, वंचित किया जाना। आर्टिकल 10 जो है वंचित किया जाना बात करता है, वंचित करने की बात करता है। वंचित कब किया जाएगा, जब कोई व्यक्ति जो नागरिकता है ये प्राप्त किया है वह किसी धोखाधड़ी से प्राप्त किया है, या साक्ष्यों को छुपाकर, जो साक्ष्य प्रदान किए जाते हैं नागरिकता प्राप्त करते हुए, साक्ष्य जो प्रदान किए जाते हैं वो साक्ष्य को कुछ छुपाकर या प्राप्त किया गया नागरिकता, या देश जब युद्ध में रत है तो जो शत्रु देश है हमारा, उससे कोई गैर कानूनी संपर्क स्थापित किए हुए है, राष्ट्र विरोधी या संवेदनशील सूचनाएं जो है अगर उसे प्रदान करता है, और जो पंजीकरण या प्राकृतिक रूप से नागरिकता अगर प्रदान किया गया, पंजीकरण या प्राकृतिक रूप से अगर नागरिकता प्रदान किया गया और नागरिकता प्रदान करने के 2 वर्ष के भीतर वह कहीं भी कारावास, किसी भी देश में कारावास हो जाता है। 2 वर्ष के भीतर नहीं, 2 वर्ष का कारावास अगर हुआ है, 5 वर्ष के भीतर है, 5 वर्ष के भीतर 2 वर्ष का अगर कारावास हो जाता है किसी भी व्यक्ति को, नागरिकता पंजीकरण या प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रदान किया गया और उसके 5 वर्ष के भीतर 2 वर्ष का अगर कारावास हो जाता है उसे किसी अन्य देश में, तो उसकी जो नागरिकता है उससे वंचित करना होगा सरकार को। ये सब जो चीज़ें हैं ये कंपलसरी होती हैं। और आगे देखते हैं, इसके कुछ अपवाद हैं, अपवाद देख लेते हैं। अपवाद क्या क्या हैं, जो भारत से बाहर मतलब विदेशों में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं बच्चे, वो इसके अपवाद हैं, वो नहीं होंगे। और क्या अपवाद हैं, भारत सरकार के सेवा में रत जो भी विदेशी व्यक्ति है, ये भी जो भारत सरकार की सेवा में रत जो भी भारतीय व्यक्ति है विदेश में अगर रह रहा है, अगर 7 वर्ष से ज़्यादा रह रहा है तो भारतीय नागरिक बना रहेगा। ये सब अपवाद हैं। इसमें एक और था, 7 वर्ष से ज़्यादा अगर कोई विदेश में रहता है तो उसकी नागरिकता भी, वो नागरिकता से वंचित करना होगा, वो नागरिकता से, भारतीय नागरिकता से जो है नागरिकता से वंचित करना होगा। इन्हीं के अपवाद हैं। भारत से बाहर रह रहा है कोई व्यक्ति, पढ़ रहा है, कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वो भी 7 वर्ष से ज़्यादा रह सकता है, उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगा। या भारत सरकार की सेवा में कोई रह रहा है बाहर, या जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उसमें कोई किसी पद पर है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में, और ऐसा कोई व्यक्ति जो विदेश में रह रहा है लेकिन प्रत्येक वर्ष जो है वो आवेदन करता है कि वह भारतीय नागरिकता है उसका इच्छुक है, मतलब वो चाहता है कि हमारी भारतीय नागरिकता जो है बनी रहे, तो ऐसे व्यक्ति को भी नागरिकता जो है समाप्त नहीं होगी 7 वर्ष से ज़्यादा भी रहे तो। आगे देख लेते हैं अब हम आगे वाले अपने सेक्शन के बारे में, NRC, CA, NRI और PIO और OCI। पहले NRC के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। NRC क्या कहता है, NRC है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर है। इसका पूरा नाम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स या सिटीजनशिप, यह इसका नाम है। यह सबसे पहले जब बनाई गई थी 1951 में बनाई गई थी, 1951 में पहली बार बनाई गई थी। इसमें क्या है, इसमें केवल है कि सभी भारतीय जो नागरिक हैं उनका रजिस्टर है, मतलब उनको इनमें सूचीबद्ध होगा। नागरिक जो हैं उनको इसमें सूचीबद्ध किया जाएगा। ये सूचीबद्ध करने से लाभ क्या है, जो अवैध प्रवासी उनकी पहचान हो जाएगी और उनको उनके देश वापस उनके देश भेज दिया जाएगा। तो यह इसके लाभ थे, जो है यह
1951 में पहली बार बनाई गई और उसके बाद यह नहीं बनाई गई। यह केवल असम ऐसा राज्य है, असम केवल ऐसा राज्य है जिसके लिए NRC बनाया गया। असम इकलौता राज्य है जिसके लिए NRC बनाया गया। इसके लिए जब सबसे पहली बार बनाया गया था तो पहली बार 31 दिसंबर 2017 को आदेशित किया गया, रिन्यू किया गया। असम के लिए NRC ड्राफ्ट प्रकाशित किया गया जिसमें 3.3 करोड़ लोग ने जो है अप्लाई किया। इसमें से केवल 1.9 करोड़ लोगों को ही शामिल किया गया। अब सरकार को जो है मतलब चुनाव ही आगे लड़ना था, तो चुनाव लड़ना था, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। फिर से इसमें आदेश जारी किया, और जो आदेश आया कब आया, 2019 में, 31 अगस्त 2019 में ये आदेशित किया गया। इस समय 3.3 करोड़ आवेदन में से 3.1 करोड़ को शामिल कर लिया गया। 3.1 करोड़ को जो है शामिल कर लिया गया। यह असम समझौते, इसके पहले जो विवाद हुआ था, असम समझौता 15 अगस्त 1985 में असम समझौता हुआ था। 1985 जो असम का जो मतलब असम संघ था, AASU असम मतलब अखिल असम स्टूडेंट यूनियन, यह जो है आंदोलन किया था और इससे भारत सरकार ने समझौता किया था 15 अगस्त 1985 को। उसके बाद जो है 25 मार्च 1971 से पहले जो भी बांग्लादेश से भारत में आए प्रवासी थे, इनको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई। इसके बाद जो आए थे उन्हें नागरिकता देने की बात नहीं की गई थी। उन्हें बोला गया था कि इनको मतलब सारे अधिकार होंगे, सिवाय ये भी 25 मार्च 1985 के बाद और 15 अगस्त 1985 के पहले, 25 मार्च 1971 के बाद और 15 अगस्त 1985 के पहले, इसके बीच में जो व्यक्ति आए हैं उनको भी नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन उससे पहले उनको जो है देश में मतलब भारत देश में रहना होगा और उन्हें सभी अधिकार मिलेंगे, सिवाय इनको कितने वर्ष रहना होगा, 10 वर्ष रहना होगा। सभी अधिकार मिलेंगे सिवाय मतदान के। अगर ये 10 वर्ष रहते हैं उसके बाद भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो ये था NRC के बाद हम देख लेते हैं CAA के बारे में। CAA के बारे में देख लेते हैं। CAA 2019 जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 का संशोधन है 2019 में, इसके आर्टिकल 6 जो प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रदान करता था, प्राकृतिकरण से, नेचुरलाइजेशन से जो नागरिकता प्रदान करता था, इसी में 6 खा के कुछ प्रावधान क्लॉज 1, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2 ऐसे जोड़े गए हैं। तो इसमें केवल क्या बात करता है, पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये 3 देशों के जो अल्पसंख्यक हैं उनकी बात करता, जो वहाँ प्रताड़ित हुए हैं, वो अगर भारत में आए हैं तो इनको भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। इनको केवल सहूलियत दिया गया है, कुछ सहूलियत जो इसमें 12 वर्ष है, 12 वर्ष की बात करता है नेचुरलाइजेशन में, यहाँ उसे कम करके 6 वर्ष कर दिया गया। बस इतनी बात है। और इसका जो विवाद हुआ था, जो इतना प्रोटेस्ट हुआ, ये सब जो असम के साइड विवाद हुआ था, उसका कारण ये था कि बांग्लादेश से वहाँ बहुत प्रवासी आए हैं, अप्रवासी, वो तो 6 वर्ष मतलब अब इनको और आसान हो गया है, 6 वर्ष तो आसानी से आएंगे और 6 वर्ष रह के नागरिकता प्रदान कर लेंगे, नागरिकता प्राप्त कर लेंगे। पहले से इतनी प्रॉब्लम है असम में, ऊपर से और प्रॉब्लम हो गई, तो असम में इस बात का प्रोटेस्ट था। अन्य राज्यों में मतलब जो देश के अन्य भागों में प्रोटेस्ट था वो इस बात के लिए था कि इससे मुसलमान जो है बाहर है, इससे बाहर हैं। आप श्रीलंका और म्यांमार में देखोगे, ये सब जो हमारे पड़ोसी देश हैं, यहाँ देखोगे मुसलमान जो है ये प्रताड़ित हैं, मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, प्रताड़ित हैं।
तो इनको इसमें नहीं शामिल किया गया, इस बात का प्रोटेस्ट था। तो आपको प्रोटेस्ट भी समझ में आ गया होगा और सीएए क्या है ये भी समझ में आ गया होगा। ये केवल कुछ सहूलियत दिया गया, 12 वर्ष को कम करके 6 वर्ष कर लिया गया जो अल्पसंख्यकों के लिए। इस अल्पसंख्यक में कौन कौन आता है ये ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कौन कौन आता है? मुसलमान को छोड़कर सभी, हिंदू, सिख, जैन, पारसी और जो अन्य ईसाई, ये सब मतलब मुस्लिम को छोड़कर अन्य जो भी हैं अल्पसंख्यक समुदाय ये सब आते हैं। वहाँ अल्पसंख्यक समुदाय यही है, वहाँ मुसलमान मेजोरिटी, सभी तीनों कंट्री जो है मुसलमान मेजोरिटी कंट्रीज है। तो ये सब जो है ये अल्पसंख्यक, इसमें बढ़िया से मतलब ये दिया भी गया है, इनका जिक्र भी है कि हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, इनको बढ़िया से जिक्र भी है। ऐसा नहीं केवल अल्पसंख्यक ही नहीं दिया गया है। उसमें आप देखोगे अगर सीएए एक्ट तो उसमें आपको बढ़िया से इनका जिक्र मिलेगा। तो अब हम अपने लास्ट सेगमेंट पे पहुँचते हैं। लास्ट सेगमेंट में आप सुने होंगे एनआरआई, पीआईओज और ओसीआई, इन सब के बारे में सुने होंगे। तो इसमें अंतर क्या है कुछ हम देख लेते हैं। एनआरआई जो होते हैं ये भारतीय होते हैं, भारतीय नागरिक होते हैं, जो विदेश में रह रहे होते हैं, विदेश में निवास कर रहे होते हैं, विदेशों में निवासित भारतीय नागरिक होते हैं एनआरआई। और पीआईओज क्या होते हैं? पीआईओज जो होते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति होते हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति। अभी मैंने बताया था भारतीय मूल के व्यक्ति कौन है, जो 15 अगस्त 1947 के पहले भारत में रह रहे थे, या जो 26 जनवरी 1950 के समय भारत के या तो नागरिक थे या तो उस समय नागरिकता प्राप्त करने के लिए अहर्ता थी, तो वो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। उनके पुत्र या उनके पोते पोती, ऐसे कोई भी पौत्र पौत्री जो भी होंगे, ये सब भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। ओसीआई क्या है? ओसीआई जो है नागरिकता अधिनियम के द्वारा 7 का घ के तहत इन्हें क्या दिया जाता है? ओसीआई कार्ड दिया जाता है। पहले पीआईओज और ओसीआई अलग अलग थे, बाद में इन दोनों को एक में कर दिया गया। अब ओसीआई कार्ड होल्डर इनको बोला जाता है, ओसीआई कार्ड होल्डर। तो इसके तहत वो व्यक्ति आते हैं जो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत ओसीआई कार्ड होल्डर के तहत पंजीकृत है। अब इनके लाभ क्या क्या हैं, मतलब इनको कौन कौन से विशेषाधिकार प्रदान किए जाते हैं, ये थोड़ा देख लेते हैं। पीआईओज को कोई विशेषाधिकार नहीं प्रदान किए जाते हैं। पीआईओज जब भारत में आएंगे, अगर 180 दिन से ज़्यादा रहना है उन्हें, तो जो यहाँ के जो भी मतलब यहाँ का जो फॉरेन रीजनल FRRO जो फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, वहाँ पे इनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इनको पुलिस से मिलना होगा, पुलिस को बताना भी होगा कि हम यहाँ रह रहे हैं, तो इनको ये सब फॉलो करना होगा। 180 दिन से ज़्यादा रहना है तो यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना है, 180 दिन से कम रहना है तो रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन 180 दिन से अगर ज़्यादा रहना है तो इन्हें रजिस्ट्रेशन जो है कराना होगा, और इनको पुलिस को सूचना भी देनी होगी, और जो ओसीआई हैं इनको पुलिस को सूचना देनी नहीं होगी, और जो एनआरआई हैं इनको भी पुलिस सूचना देने की कोई ज़रूरत नहीं। ये तो भारतीय नागरिक ही होते हैं। अब वीज़ा की आवश्यकता देख लेते हैं। वीज़ा की आवश्यकता किसी किसी होती है, किसी किसी नहीं होती है। इन्हें वीज़ा की आवश्यकता नहीं है, इन्हें वीज़ा की आवश्यकता है, इन्हें भी वीज़ा की आवश्यकता जो है नहीं है। इन्हें वीज़ा की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि इनमें वीज़ा अपने आप इन्हें अनलिमिटेड वीज़ा मिल जाता है, इसलिए इन्हें वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। इनको सभी वे अधिकार प्राप्त होते हैं जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं। भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त होते हैं वो अधिकार सारे इनको भी प्रदान होते हैं। इनको कोई विशेष अधिकार नहीं प्रदान होता है। इनको कुछ अधिकार, लगभग मतलब सारे अधिकार प्रदान होते हैं, केवल कुछ चीज़ों को छोड़कर। जैसे
इनको जो है सार्वजनिक पद नहीं प्राप्त हो सकता है, किसी भी सार्वजनिक पद के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं ये, सरकारी पदों के लिए, या मतदान नहीं कर सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते हैं। और इनको जो भारत में आते हैं तो ये यहाँ अनुसंधान कार्य नहीं कर सकते हैं, अनुसंधान कार्य नहीं कर सकते हैं। उसके लिए इनको क्या होगा, अनुमति लेनी होगी, विशेष अनुमति लेनी होगी, नहीं तो ये अनुसंधान नहीं कर सकते हैं। और इसको OCI को क्या क्या अन्य लाभ होते हैं, इनको जो है जो नेशनल पार्क होते हैं और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं, इन दोनों में जो इनका शुल्क होगा, शुल्क जो होगा, इनका शुल्क जो है NRI के समान होगा, NRI के समान होगा। और जो अन्य मॉन्यूमेंटल संस्थान हैं उनमें भी इनका शुल्क जो है वो अन्य भारतीयों के समान ही होगा, इनका भी शुल्क अन्य NRIs के समान होगा। तो ये सब इनके लाभ होते हैं। और इस तरह से हमारा वीडियो पूरा होता है दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।